Congratulations, Sandeep, on getting All India rank 266. थैंक यू सर। संदीप, आप ये बता पाओ कि आपके टोटल मार्क्स और एक्सपेक्टेड करेक्ट अटेम्प्ट पेपर वाइज। सर पेपर वन मेरा बहुत अच्छा गया था। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि उसमें 220 मेरा सही रहा होगा। और उसमें आया 161, जो कि लास्ट टाइम से भी बेटर था। मुझे लगा था कि लास्ट टाइम से अच्छा नहीं होगा इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा 157 था पेपर वन में। तो अच्छा। मैं ट्राई कर रहा था कि इसको होल्ड कर लूँ, किसी भी तरीके से पेपर वन में डिक्लाइन ना आए। बट इस बार अच्छा हुआ, 4 मार्क्स इंक्रीज हुए। पेपर टू में मुझे लग रहा था कि इस बार 160 के अराउंड आएंगे। लास्ट टाइम 148 था। और पेपर देने के बाद मुझे लगा था कि हाँ, इस बार पेपर टू अच्छा गया लास्ट टाइम से। बट इस बार 143 आया सर। टोटल 304। राइट। मतलब पेपर यस वन सर। भी इस बार वैसी स्केलिंग है, पेपर वन यस टाइप। सर। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन आता है जब एस्पिरेंट्स इस सीएससी प्रिपरेशन फेज में आता है, तो कि ऑप्शनल कैसे चूज किया जाए। तो जैसे आपने यस मैथ्स सर। लिया। हाँ, जैसे आपने मैथ्स लिया तो मतलब क्या कंसिडर करके आपने मैथ्स ऑप्शन लिया। सर मैंने ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था। और ग्रेजुएशन के बाद मैं कुछ समय के लिए मैथ्स पढ़ाया भी था आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स को। तो अच्छा। एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मैथ्स मुझे पसंद भी था, और मैथ्स में मैं टच में भी था मैथ्स से ग्रेजुएशन के बाद भी। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, एक तो इंटरेस्ट था ही। और जब मैं सिलेबस देखा, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टाइम पे भी जैसे लिनियर प्रोग्रामिंग हो गया ऑप्टिमाइजेशन के लिए, या हाँ। फिर मैथ्स में कैलकुलस होता था वो पढ़ लिया था। लीनियर अलजेब्रा तो सिलेबस मेरे को लगा कि 60% तो मुझे आता है। कुछ कुछ सिलेबस था जो मैं नहीं जानता था, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा और रियल एनालिसिस। तो ये सब मुझे लगा कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरी बात थी सर कि ये बहुत स्कोरिंग था। और इसमें ऑब्जेक्टिव है, अगर आपने सही कर दिया तो फुल मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। right। तो मुझे लगा कि मैथ्स लेना चाहिए, तो मैंने मैथ्स ले लिया सर। अच्छा, और जो मैथ्स लेना चाह रहे हैं उनको आपका क्या मतलब आपके हिसाब से मिनिमम क्या बैकग्राउंड रहना चाहिए मैथ्स वालों के। सर जिन्होंने भी मैं इंटरमीडिएट लेवल पे अगर साइंस लिया है, मैथ्स लिया है, तो उनके लिए अच्छा ऑप्शनल है ये। और जो ग्रेजुएशन में भी मैथ्स किए हैं तो उनके लिए भी अच्छा ऑप्शनल है। इसके अलावा सर उनको इंटरेस्ट होना चाहिए, जब भी वो मैथ्स को देखें तो जो फीलिंग आना चाहिए कि हाँ, मैथ्स जब सॉल्व करते हैं तो अच्छा फीलिंग आना चाहिए, क्योंकि इसमें सर टाइम देना पड़ता है। क्योंकि मैथ्स एक लेंदी सब्जेक्ट है, और अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप ज़्यादा टाइम पढ़ नहीं सकते। और अगर ज़्यादा टाइम नहीं पढ़िएगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो एक ये चीज़ होता है। दूसरी सर कि इसमें पेशेंस का बहुत जरूरी है। जैसे जब मैं एलपीपी सॉल्व करता था, तो कोई कोई क्वेश्चन जब फोर्थ सिंपलेक्स टेबल चला गया, फिफ्थ सिंपलेक्स टेबल चला जाता था, तो मुझे लगता था कि यार, मतलब पेशेंस खो देता था मैं। तो पेशेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है, और उसी में एरर भी हुआ है। एक मेंस में मेरा गलत हो गया था, शायद 2020 अटेम्प्ट वाले में मेरा एलपीपी का क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि वो पेशेंस में खो देता था। और दूसरा सर, परसिवरेंस चाहिए इसमें, क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा मास्टर करने में मुझे लगता है कि मैंने कम से कम भी तो इसको 7-8 बार तो प्रैक्टिस किया होगा पूरा सिलेबस। तो परसिवरेंस चाहिए, अगर गिव अप कर दीजिएगा तो फिर नहीं होगा। तो ये सब स्किल्स चाहिए सर, अगर मैथ्स ऑप्शनल लेना है तो। हाँ, पर्टिकुलरली जैसे ये टॉपिक्स जो आप बता रहे हैं मॉडर्न वगैरह, इनमें तो बहुत ज़्यादा रिवीजन हम्म। चाहिए। राइट। हाँ सर। राइट। अच्छा, आप जीएस और मैथ्स में कैसे बैलेंस करते थे, जैसे अगर अपन थ्री फेज में प्रिपरेशन को डिवाइड करें हाँ कि सर। वे बिफोर प्रीलिम्स, जस्ट बिफोर प्रीलिम्स और बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, तो किस टाइप से आप टाइम अलोकेट करते थे मैथ्स एंड जीएस में। फिर वे बिफोर प्रीलिम्स में, जैसे प्रीलिम्स और दिसंबर जनवरी के बीच में एक फेज मानूंगा, हाँ। कि जैसे ये जो 7-8 महीने का पीरियड है, इसमें एक बार कंप्लीटली होना हो जाना चाहिए। आप स्टडी मटेरियल फॉलो कीजिए, क्लासेस कीजिए, एक बार हो जाना चाहिए दिसंबर या जनवरी तक। फिर फर्स्ट आइटरेशन में मैं बोलूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका कलेक्शन आप ले आइए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कलेक्शन, और ये क्वेश्चंस का कलेक्शन आप साथ साथ करते जाइए जब आप रिवीजन कर रहे हैं। फिर ये हो जाना चाहिए जनवरी फरवरी मार्च तक अपना फर्स्ट आइटरेशन विद गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, और फार्मूला सीट रेडी हो जाना चाहिए।
और अगर आप प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना है, तो आप अप्रैल मंथ में भी आप जो भी फॉर्मूला रिवीजन कर लीजिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवीजन करते रहिए, जस्ट टू बी इन टच। और अगर आपको लगता है कि नहीं प्रीलिम्स में बहुत रिवीजन करना है या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर अप्रैल और मई का ये 40-50 डेज कम्प्लीटली आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लगाइए, उसका रिवीजन कीजिए। तो जस्ट बिफोर प्रीलिम्स यह स्ट्रेटजी मैं अपनाया करता था। अच्छा। और और सर फिर प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के रिजल्ट के बीच का एक फेज होता था, उसमें मैं सेकेंड आइट्रेशन करता था सर। उसमें जो भी मैंने कलेक्ट किया है गुड क्वेश्चंस और फार्मूला सीट, वो मैं ट्राई करता था कि एक बार पूरा रिवीजन कर लूं, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता था तो मैं मैथ्स का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता था। राइट। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते ही फिर मुझे एग्जाम लिखना है, तो प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले ही मैं एक बार मैथ्स का रिवीजन कर लेता था। और वहां पे मैं ऐसे भी एक दो लिख लेता था, एथिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट है वो देख लेता था, क्योंकि ये सब हो सकता है उस फेज में। और जैसे ही रिजल्ट आता था सर, फिर तो पूरा टेस्ट सीरीज का फेज चालू हो जाता था। तो तीसरा रिवीजन मेरा टेस्ट के सिलेबस के अनुसार होता था, कि अगर टेस्ट सीरीज में पेपर वन का सेक्शन ए है, तो वो पूरा वीक मैं उसी सेक्शन को अच्छे से करता था, ज्यादा क्वेश्चंस रिवीजन करता था, उसमें पीवाई क्यू भी कर लेता था। तो थर्ड रिवीजन में मेरा ये वाला फेज रहता था कि मैं टेस्ट के लिए प्रिपेयर होता था सर। ठीक यस। है। ठीक है, तो आपने जैसे बोला कि इसमें पीवाई क्यूज पे भी फोकस रहता था, तो मतलब हाँ पीवाई सर। क्यूज आपके हिसाब से किस ईयर तक सीएससी की हमें कर लेनी चाहिए, और फॉरेस्ट की अगर करें तो किस ईयर? सर मैं मोस्टली 10 इयर्स तक का करता था, क्योंकि टाइम भी नहीं रहता है सर ज़्यादा। तो 2013-14 ऑनवर्ड्स मैं ट्राई करता था कि कर लूँ। तो मोस्टली 10 इयर्स का ही करता था सर, और फॉरेस्ट का भी करता था, क्योंकि मोस्टली सिलेबस 90% सेम है। तो ऐसा देखा गया है सर कि फॉरेस्ट का क्वेश्चंस भी सीएससी में पूछ देते हैं। तो जितना ज़्यादा पीवाईक्यू करेंगे उतना ज़्यादा चांस है कि हाँ क्वेश्चन देखा हुआ मिल जाए। यस। और इस साल तो आई थिंक सीएससी का ही शायद 19 या 20 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो हाँ वेक्टर। सर, बहुत रिपीट होता है। यस। ओके। अच्छा, एक इश्यू जो मैथ्स में रहता है कि अगर कुछ एरर हो जाती है तो मार्क्स जनरली नहीं आते उसमें, तो हाँ आप, सर। हाँ, तो आप उसके लिए क्या प्रोसेस था आपका, एरर रेक्टिफिकेशन या मिनिमाइज एरर को करने के लिए आप क्या फॉलो करते थे? अ, उसके लिए सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रेशर वाला फीलिंग होना चाहिए। अचानक से टेस्ट में चले जाने के बाद सारा इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाता है, तो उस टाइम गलती होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, तो आप रेगुलर टेस्ट लिखने से एक हैबिट हो जाता है कि हाँ क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ इसमें गलती होने का चांस ज़्यादा है, इसी स्टेप में मेरा गलती होता है। कुछ क्वेश्चंस में मुझे पता रहता है कि यहाँ पे मेरा गलती हो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे थोड़ा आराम से धीरे से करो। और सर मैं रेगुलरली क्वेश्चंस देखता था, मतलब मेरा क्वेश्चन सीट हमेशा सामने रहता था। अगर मान लीजिए कि आंसर लिखते लिखते ये वाला पेज भर गया, तो जब मैं पलटता था तो मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, कुछ और ना निकाल दूं क्वेश्चन। तो मैं हमेशा क्वेश्चन बार बार देखते रहता था 2-3 मिनट में, क्योंकि मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं। और क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद मैं 1 मिनट देता था, वो सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखता था कि कहीं कैलकुलेशन कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था सर। अच्छा, बेसिकली आप एट द एंड उसको री वेरीफाई सॉर्ट ऑफ करते थे इस टाइप? हाँ, क्योंकि सर मुझे लगता है कि मैथ्स में टाइम का कमी होता नहीं है सर। पेपर वन में तो मैं हमेशा आधा घंटा पहले ही फ्री हो जाता था, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि हाँ टाइम कम पड़ेगा। तो मैं जो क्वेश्चन इजी होता था वो जल्दी बन जाता था, और मैं 1-2 मिनट उसको और रीवेरीफाई करता था कि कहीं पे कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स छूट तो नहीं गए हैं, जो पूछा था सारे पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं आंसर कर दिया हूँ कि नहीं। तो ये सब मैं 1-2 मिनट करता था सर। अच्छा, जैसे आई थिंक आप एज ए वर्किंग प्रोफेशनल कर रहे थे तैयारी, तो यस सर। जो उस टाइप से सीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं कि अलोंग विद जो भी जॉब है, तो उस यस सर। क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे टाइम ऑप्टिमाइज करें? सर जब मैं एज ए मैथ्स फैकल्टी काम कर रहा था, तो उस टाइम मेरा ये अप्रोच रहता था कि सुबह उठ के मैं 1-2 घंटा अपना ऑप्शनल देख लेता था मैथ्स का। और फिर जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ तो कम्यूटेशन के टाइम पे न्यूज़पेपर देख लिया, या फिर कुछ जीएस का क्लास है तो उसका वीडियो लेक्चर देख लिया। फिर रात में 1-2 घंटा
वापस से मैथ्स देख लिया, या कभी जीएस का जरूरत पड़ा, एज पर रिक्वायरमेंट से जीएस और मैथ्स मैं सफल करते रहता था रात वाले पीरियड में। मैक्सिमम वर्कलोड तो मेरा वीकेंड में ही कंप्लीट होता था, कि वीकेंड में 10-12 आवर का स्ट्रेच लगा लेता था। तो मैक्सिमम पोर्शन मेरा वीकेंड में ही कंप्लीट होता था सर। तो वर्किंग प्रोफेशनल को मैं यही कहूंगा कि वीकेंड को अच्छे से यूटिलाइज करें, और वीकडेज में जहाँ पे भी टाइम मिले आप वहाँ पे अपना कंप्लीट कीजिए सिलेबस। हाँ, बेसिकली जो वर्किंग प्रोफेशनल उनको जो सैटरडे संडे उसको हाँ भी सर। सही यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब वहाँ ही सर 10-12 घंटे और भी ज्यादा अगर खींच सकते हैं तो वहाँ पे वो टाइम है सर अपने पास। और उनके पास उस टाइम में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा मतलब। हाँ सर, डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा। अच्छा, और जैसे आप मैथोग्रेड की टेस्ट सीरीज में थे, या इन जनरल आपका मैथोग्रेड के प्रति फीडबैक? सर मैथोक्रेट से सर मेरा फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ था यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि जब मैं दिल्ली आया था प्रिपरेशन के लिए, तो उस वक्त ये कोविड का सिनेरियो हो गया था, तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फिर मुझे था कि मैं कहाँ से ये जो, खास करके सर वो फिजिक्स वाला पोर्शन जो था, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टाइम टाइम में भी सर वो फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड डायनेमिक्स ये सब से मुझे बहुत डर लगता था। तो मैं चाह रहा था कि मतलब कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे मैं ये फ्लूइड डायनेमिक्स कंप्लीट करूं, मैकेनिक्स कंप्लीट करूं। तो वहां पे सर यूट्यूब से फिर मुझे मैथोग्रेड का लेक्चर अच्छे पूरा सीक्वेंस वाइज में है, तो मैं वो पूरा कंप्लीट देखा था सर। तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने मैथोक्रेट्स का जो क्लास का हैंड आउट है उसको भी देखा, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है सर वो बिल्कुल क्लियर है, बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, एग्जाम्पल्स भी बहुत हैं सर, और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस बहुत हैं। तो वो मुझे लगा कि हाँ, एक कॉन्सेप्ट करने के बाद 2-3 क्वेश्चंस करता था, फिर बाकी जो खुद से करना है होमवर्क, तो वो मुझे लगा कि हाँ काफी प्रैक्टिस करा रहा है। टेस्ट सीरीज में भी सर एक तो टेस्ट टेस्ट पूरा कॉम्पिटेटिव माहौल में है, प्रॉपर मतलब शेड्यूल है, 9 से 12 देना है। और चेक हो जाता था सर, एक वीक में हो जाता था। और जो फीडबैक होता था सर उसमें बहुत अच्छा होता था, अपना वीकनेस पता चलता था। इसमें लिखता था कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है और मैं वो नहीं करके आता था, तो खुद खराब लगता था कि पीवाईक्यू होकर भी मैं इसको नहीं किया। तो वो और एक मोटिवेशन होता था कि नहीं, पीवाईक्यू करना है करना है। और जो भी एरिया ऑफ कंसर्न होता था, कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस हो गया तो वहाँ पे लिखा रहता था कि ये थ्योरम मेंशन करो, या ये इंपॉर्टेंट स्टेप है ये मेंशन करो। तो इससे सर एक स्ट्रक्चर भी अच्छा बन गया, और स्टेप वाइज मार्क्स भी मेरे को लगता है कि अच्छा ही मिला होगा अगर कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है तो बहुत हेल्प हुआ सर इस बार। थैंक यू संदीप। और अच्छा, आपका ये जो पूरी आपकी जर्नी रही है, अ, यस सर। इससे जो आपने सीखा, और जो एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उनको बताना चाहो, ताकि जो एरर्स आपने की वो ना करें। सर पहला एरर जो मैं किया कि मैं जीएस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था सर। मेरे को याद है कि जब मेरा फर्स्ट बार प्रीलिम्स हुआ था, तो मैं जीएस का पूरा सिलेबस भी नहीं जानता था, क्योंकि तो मेरे को लगा कि हाँ मैंने ये गलती कर दिया। और सर मैं ज़्यादा क्लास पे डिपेंड रहता था सर, कि अगर क्लास में ये चीज़ नहीं पढ़ाया गया है तो मैं खुद से करता ही नहीं था। तो कोविड के टाइम पे जब क्लास डिसकंटिन्यू हो गया, तो अचानक से मुझे लगा कि पता नहीं अब मैं क्या करूँगा, कहाँ से ये सब कंप्लीट होगा। तो मैं चाहूंगा कि लोग खुद से भी कोशिश करें, क्लास के भरोसे डिपेंड ना रहें। बहुत सारा मटेरियल है, अब तो ऑनलाइन का जमाना है सर, तो हाँ। ऑनलाइन में भी इतने सारे मटेरियल हैं। सेकेंडली सर कि जैसे मैंने बताया कि एलपीपी का क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि मैं उसको बहुत ही इजी लेता था कि एलपीपी की एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको कर देना है, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, मतलब सेम चीज से प्रोसीजर करना है। तो वो नहीं करना होता है सर, एलपीपी भी प्रैक्टिस करना है। और थर्डली इस बार ही सर मैंने गॉस डाइवर्जेंस प्रूव करना था, मैं उसमें स्टॉक वाला कर दिया सर। तो वो एक ब्लंडर हुआ था। तो यही है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है सर, बीच बीच में वापस से क्वेश्चन को देखिए, और अगर लगता है कि हाँ गलत ट्रैक पे जा रहे हैं तो एनफ स्पेस बचा रहे कि हाँ उस स्पेस में अपन उसको राइट ट्रैक पे ले जाके कंप्लीट कर सके। और कंटिन्यूटी मेंटेन करना है, परसिवरेंस दिखाइए, पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं कि अगर 1-2 बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हिम्मत हार जाए। मेरा भी फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, इंटरव्यू स्टेज तक गया था सर, सेकंड में तो प्री ही नहीं हुआ, लेकिन फिर नेक्स्ट 3 स्टेप में तीनों बार लिस्ट में आया, और हर बार रैंक अच्छा ही आता गया। तो ऑप्शनल बहुत मैटर करता है सर, और खास करके अगर जो लोग मैथ्स लिया है तो मैथ्स ऑप्शनल लियो तो 290-300 तो मिनिमम है सर। तो मैथ्स लिए और बहुत आसानी से हो जाता है सर।
एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर कभी भूलना ही नहीं है, और ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ता सर मैथ्स में। तो यही बोलेंगे सर। ठीक है संदीप, और अभी जैसे प्रीलिम्स आ रहा है 10-15 डेज में तो यस सर। जो एस्पिरेंट्स दे रहे हैं इस बार, उनको आप क्या कहना? यस सर। अभी तो यही बोलूंगा कि जो जो भी आपने नोट्स बनाया है उसी को रिवाइज कीजिए, कोई नया बुक मत उठाइए। बुक से रिवाइज करने में बहुत टाइम मिल जाएगा, लग जाएगा। और जो भी अपना ओपन टेस्ट हो रहा है, सिमुलेशन टेस्ट हो रहा है, तो ट्राई कीजिए कि एग्जाम के माहौल में कैसा फीलिंग आता है, तो सिमुलेशन टेस्ट ज़्यादा दीजिए। पीवाईक्यू जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में भी देखा गया है कि 2-3 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से पूछ देते हैं। तो पीवाईक्यू कीजिए। और सीसेट को हल्के में नहीं लेना है। अगर मैथ्स ऑप्शनल है तो भी, क्योंकि मुझे पता है मेरे कितने दोस्त हैं मैथ्स ऑप्शनल के, उनका भी सीसेट नहीं हुआ है। तो सीसेट को भी 1-2 दिन दे दीजिए, और अच्छे से सीसेट एग्ज़ाम देना है। और बस कॉन्फिडेंट रहिए, काम रहिए, और वहाँ पे बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि ऑप्शन में ही उसका आंसर छिपा रहता है। तो जो आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, कुछ एरर ना हो। जो नहीं आता है उसमें एलिमिनेशन मेथड, कि हाँ ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा, बाकी दो ऑप्शन में क्या होगा, तो वहां पे थोड़ा कॉमन सेंस लगा के अटेम्प्ट कर दीजिए, क्योंकि एटलीस्ट 80-85 अटेम्प्ट करके आइए तभी ज्यादा चांस होता है। तो कॉन्फिडेंट रहिए और अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए पेपर को। थैंक यू संदीप, आपसे इंटरेक्शन करके बहुत सही लगा। फिर लोगों को थैंक यू सर। मिला होगा इससे कुछ इंस्पिरेशन। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।